राइट, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इस चैप्टर को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सीधा सीधा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ऐसे करके चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ना। जब मॉड्यूल्स वगैरह में तो देखोगे तो अलग अलग कभी कभी टॉपिक को एज अ चैप्टर क्या करता है, दे देता है, जब टॉपिक बहुत लेंथी होता है, बहुत बड़ा होता है। तो अब इसको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले वो हम क्या करेंगे समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लॉस्ट हो जाओ कि भाई अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा था और आगे क्या पढ़ने वाले। तो पढ़ने का सीक्वेंस में क्या कर दे रहा, बता दे रहा। इसको पढ़ने का सबसे पहला रहेगा हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक कहने का मतलब है कि हम मान लो क्या कर रहे हैं, कोई कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर में कोई लिक्विड ले रहे हैं, राइट। कोई भी कंटेनर लिया, कंटेनर में लिक्विड ले लिया है, तो वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है। तो वो पार्ट हमारा रहेगा क्या, हाइड्रोस्टैटिक का। हाइड्रोस्टैटिक में दो टॉपिक हमें क्या करना है, स्टडी करना है। एक टॉपिक है प्रेशर और दूसरा टॉपिक है हमारे पास बायोंसी फोर्स, राइट। प्रेशर एंड बायोंसी फोर्स, दो चीजें हम क्या करेंगे, देखेंगे। हाइड्रोस्टैटिक पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है क्या, हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स कहने का मतलब है यही पानी अब क्या करने लगे, बहने लगे। बट इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमें और देखना है, जिसमें पानी तो बकेट में है, लेकिन बकेट को लेकर हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स के बीच का एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक तुम बोल सकते हो, इसको बोलते हैं एक्सिलरेटेड फ्लूइड। तो पानी बह नहीं रहा है, बकेट में ही है, लेकिन वो बकेट खुद क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट हो सकता है, आप ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो एक छोटा सा टॉपिक आ जाएगा जो बिल्कुल प्योरली बेस्ड होगा एनएलएम पे। अगर एनएलएम में लिफ्ट का केस हमने पढ़ लिया है तो ये भी हमें बन जाएगा। तो एक छोटा सा पार्ट आएगा हमारा एक्सेलरेटेड फ्लूइड, राइट, एक्सेलरेटेड फ्लूइड, जो हाइड्रोस्टैटिक और नेक्स्ट पार्ट हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स, उनके बीच का एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, जिसमें लेट्स से कोई पाइप है या ट्यूब है जिसमें से पानी क्या कह रहा है, बह रहा है। मेरे मुंह से जनरली वाटर निकल जाता है, पानी निकल जा रहा है, पर ये हर चीज के लिए क्या है, ट्रू है, सारे लिक्विड के लिए ट्रू है ना। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में हमें क्या करना है, दो चीजें पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट, एक पढ़ना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और जो दूसरा पढ़ना है वो पढ़ना है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल के अंदर में कम से कम 5 से 6 टॉपिक आ जाएगा। इसके अंदर में लॉज आ जाएंगे, वेंचुरीमीटर आ जाएगा, टॉर्सिलीज लॉ आ जाएगा, मैग्नस इफेक्ट आ जाएगा, इस तरह से कई चीजें आ जाएंगी, राइट। ये फिजिक्स का रेजोनेंस इफेक्ट, जैसे केमिस्ट्री में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है ये ऐसा प्रॉपर्टी क्यों होता है, तो आधे से ज्यादा आंसर ड्यू टू रेजोनेंस। मुझे इतनी याद आ रहा है, मुझे ज्यादा केमिस्ट्री आती नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है ये प्रॉपर्टी का, ड्यू टू रेजोनेंस। इसी तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स में भैया ऐसा क्यों हो रहा है, बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से। ये क्यों हो रहा है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बहुत सारे आंसर हम दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे इफेक्ट हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, राइट, सरफेस टेंशन, जिसके अंदर में सरफेस टेंशन खुद आ जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाएगा सरफेस एनर्जी, राइट। सरफेस एनर्जी के बाद बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, जैसे एक आ जाएगा हमारे पास कैपिलरी राइज, राइट। कैपिलरी राइज के बाद और टॉपिक आ सकता है, लेट्स से एक्सेस प्रेशर, राइट, एक्सेस प्रेशर। साथ ही साथ टॉपिक आ जाएगा लेट्स से एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस तरह के कई टॉपिक इसमें आ जाएंगे। सरफेस टेंशन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे हमारे पास है विस्कोसिटी, राइट। विस्कोसिटी के बाद विस्कस फोर्स पढ़ेंगे, राइट, विस्कस फोर्स भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमें पढ़ना पड़ेगा स्टोक्स लॉ, राइट। इसके बाद हमें पढ़ना होगा रेनॉल्ड्स नंबर, राइट। ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास क्या है टॉपिक। तो ये पूरा का पूरा हमें क्या करना है, पढ़ना है। 1 बाय 1 हम क्या करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे। तो हमारा टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट को एक तरफ लेके चलेंगे और इधर वाले पार्ट को एक तरफ लेके चलेंगे। 2 टेस्ट में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ये पूरा, राइट। इसको नोट कर लो बेटा पहले, है ना, इसको पूरा नोट कर लो। देखो बेटा, तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है क्या, प्रेशर के बारे में। बट 1-2 पॉइंट्स हमें क्या करना है, पहले देख लेना है। सबसे पहले तुमको ध्यान रखना है कि भैया फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है।
तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो अपने ही वेट की वजह से क्या करते हैं, फ्लो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फ्लूइड। अपनी ही वेट की वजह से फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। और फ्लूइड में दोनों ही चीजें आएंगी, एक आएगा क्या, लिक्विड, और दूसरा आएगा गैस। फ्लूइड मैकेनिक्स हम बोल रहे हैं तो कायदे से हमको लिक्विड और गैस दोनों पढ़ना चाहिए, पर इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ते हैं किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। गैस के बारे में क्या करेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स वगैरह स्टडी करेंगे, राइट। तो फ्लूइड में हालांकि दोनों ही चीज आ जाती है। इसी तरह से तुमको हमेशा याद होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, राइट। तो अगर तुम्हें डेंसिटी ऑफ वाटर क्या करना है, देखना है, तो ध्यान रखना है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में जो पानी आएगा, जो वाटर आएगा, वो 10⁻³ kg आ जाएगा। या तुमको क्या करना है, याद रखना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। इसी तरह से एक और टर्म याद रखना है, और वो है रिलेटिव डेंसिटी। यहां पे जनरली हम जो क्या करेंगे, फॉर्मूले निकालेंगे, जो भी फॉर्मूले बनाएंगे वो बनाएंगे डेंसिटी के टर्म में। रीजन क्या है, हम ऐसे फॉर्मूले चाहते हैं जिसमें जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो मोस्टली क्या रहे, कांस्टेंट रहे, राइट। खुद बदल जाएगा तो फॉर्मूले को लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। तो हम ऐसा चाहते हैं कि फॉर्मूले में मोस्टली ऐसे टर्म्स आए जो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब सोचो, हम डील कर रहे हैं किससे, फ्लूइड से। फ्लूइड में अगर थोड़ा सा भी, लिक्विड से डील कर रहे हैं, थोड़ा सा भी पानी गिरा गया उसमें या निकाल दिया तो ओवरऑल मास तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जबकि सॉलिड के साथ ऐसा जनरली नहीं होता था, थोड़ा सा भी पानी बह गया, थोड़ा सा भी ऐड हो गया तो उसका मास चेंज हो जाएगा। तो जनरली हम फॉर्मूले मास में नहीं बल्कि किस में लिखते हैं, डेंसिटी में, क्योंकि पानी चाहे थोड़ा सा रहे चाहे बहुत सारा रहे, डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो डेंसिटी के टर्म में हम जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन से लिखते हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। तो एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी, या स्पेसिफिक डेंसिटी टर्म भी दिया जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी बोला जाए या स्पेसिफिक डेंसिटी बोल दिया जाए, दोनों का मीनिंग सेम होता है कि जो भी हमारे पास डेंसिटी है किसका, मटेरियल का, उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। जिससे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि जो रिलेटिव या स्पेसिफिक डेंसिटी होगा वो कैसा होगा, यूनिटलेस। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक या रिलेटिव डेंसिटी, मैं सिर्फ RD लिख दे रहा, ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को भी क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से हम दो डिवाइस मेजर देखेंगे, राइट। क्या बोलते हैं, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। एक रहेगा हमारा क्या, बैरोमीटर, और दूसरा रहेगा मैनोमीटर। ऐसे करके दो डिवाइस हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसकी भी डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए, और इसकी डेंसिटी होती है कितनी, 13.6। रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, कहने का मतलब ये 13.6 टाइम्स ज्यादा है किससे, वाटर की डेंसिटी से। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हमें ये निकालना हुआ कि भाई एक्चुअल डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, तो हम लिखेंगे 13.6 इंटू 10⁻³ डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको क्या करने हैं, ध्यान रखने। क्लियर है ये? इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रेशर। तो ये लिखना है और टॉपिक डालना है प्रेशर। देखो, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रेशर के बारे में, राइट। सबसे पहले हमें पढ़ना प्रेशर के बारे में। तो लेट से हमने यहां पे क्या लिया है, एक कंटेनर लिया है, राइट, और कंटेनर में हमने कोई लिक्विड फिल कर दिया, राइट। ये बोला हुआ है कि इसका जो बेस एरिया है, बेस का जो एरिया है वो है A। लिक्विड को हमने फिल किया है H हाइट तक, और जो लिक्विड लिया है उसकी डेंसिटी हमने ली है क्या, ρ। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, राइट, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है वो मुझे क्या करना है, निकालना है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे क्या करूंगा, प्रेशर निकालूंगा, तो मुझे ध्यान रखना है कि इसमें दो प्रेशर लग रहा है। एक तो लग रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर, जिसको आज के बाद लेट से हम डिनोट करेंगे किससे, P0 से, राइट। तो एक लग रहा है P0 प्लस यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है, जो भी लिक्विड हमने लिया उसके वेट की वजह से भी लग रहा है। तो यहां पे जो प्रेशर लग रहा है उसको भी हमें क्या करना है, देखना है। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पे लगने वाला जो प्रेशर है, अलग से अगर हम क्या करें, निकालें इस प्रेशर को, तो हम लिखेंगे जो भी उसका वेट है mg डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, एरिया। तो वेट डिवाइड बाई एरिया, क्योंकि वेट जो है वही क्या है, फोर्स डिवाइड बाई एरिया लिखा जा सकता है। पर हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं किसके टर्म्स में, डेंसिटी के टर्म्स में। तो इसके मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो ये हो गया डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, कितना हो जाएगा, A इंटू H। तो इसको लिख दिया मैंने A इंटू H मल्टीप्लाइड बाई G डिवाइड बाई A। तो A से A कैंसिल, और ये जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ρgH,
राइट। तो ये प्रेशर आ रहा है सीधा सीधा रो जी एच, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा यहां पे कितना, रो जी एच। देखो समझो इसको, यहां पे जो हमने पूरा का पूरा लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर साथ ही साथ लिक्विड की वजह से प्रेशर, ये कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। जबकि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की वजह से जो यहां पे हमने प्रेशर लिखा है रो जी एच, ये कहलाता है गेज प्रेशर, राइट, ये कहलाता है गेज प्रेशर। जब भी हमें कंपेयर करना होगा, जब भी हमें कंपेयर करना होगा, कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ हम क्या कंसीडर करेंगे, गेज प्रेशर। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक इस तरह का ट्यूब है, दोनों एंड में हमें क्या करना है, प्रेशर कंपेयर करना है, तो भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों ही साइड से क्या कर रहा है, लग रहा है। तो कंपैरिजन के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर दोनों साइड से लग रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ कंपेयर करेंगे किससे, गेज प्रेशर से, राइट। रो जी एस से हमारा काम चल जाएगा। पर अगर कहीं पे कंप्लीट प्रेशर तुमको लिखना है, टोटल प्रेशर लिखना है, वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान रखना है अगर वो ओपन है तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करना है, और ऐड कर देना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको याद रखना, राइट। अगर कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होगी हमेशा 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। अप्रोक्सीमेट में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, राइट। इसके बारे में पूरा डिटेल केमिस्ट्री में तुमको बताया गया होगा, राइट। अलग अलग तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, सारी चीजें क्लियर है ये। तो ये लेके चलना है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक चीज समझ में आ गया हमें कि लिक्विड के वजह से अगर हमें प्रेशर लिखना है तो कितना लिखना है, सीधा सीधा रो जी एच। हम ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रो जी एच से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका भी ध्यान रखना है, यहां पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स ही देखने वाले हैं। मान लो कभी ऐसा हो गया कि भाई हमारे पास क्या है, कंटेनर है। अब कंटेनर में हमने दो लिक्विड्स ले लिए, दोनों अलग अलग डेंसिटीज की हैं और दोनों अलग अलग हाइट तक भरा हुआ है। इसमें मान लिया कि भाई इसकी डेंसिटी है रो 1 और इसको हमने कितनी हाइट तक भरा हुआ है, h1 तक। इसके ऊपर में हमने दूसरा लिक्विड लिया हुआ है जो इमिसिबल है। इमिसिबल कहने का मतलब है ये दोनों आपस में मिक्स, जिसकी वजह से अगर आपस में मिक्स नहीं होंगे तो इनकी डेंसिटीज चेंज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। तो लेट्स से मैंने बोला कि भाई दूसरा है, उसकी डेंसिटी कितनी, रो 2, और इसको हमने भरा है कितने तक, h2 तक। यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया और मैं चाहता हूं इस पर प्रेशर निकालना या गेज प्रेशर निकालना। तो अगर दो लिक्विड है तो जो गेज प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा सीधा रो1GH1 प्लस रो2GH2। ये गेज प्रेशर यहां पे हो जाएगा लिक्विड की वजह से। इंडिविजुअल प्रेशर को तुम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्लियर है ये, राइट। लिखते जाओ, इसमें एग्जांपल्स देखेंगे समझ में आता जाएगा। और मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर का जो बेस एरिया है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। तो कंटेनर कुछ इस तरह का है कि भाई एक कंटेनर हमने ऐसे लिया हुआ है और दूसरा जो कंटेनर है उसका बेस एरिया बिल्कुल सेम है। मतलब अगर इसका बेस एरिया ए है तो इसका बेस एरिया भी कितना है, ए है। बट वो कंटेनर इस तरह का है, राइट। जो कंटेनर है वो इस तरह का है, लिया हुआ है, बेस एरिया सेम है। अब है ये कि दोनों में हम इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड डाल रहे हैं। मान लो मैंने बोला कि 5 kg पानी हमने क्या किया, लिया और दोनों में हमने क्या कर दिया, डाल दिया। अब एक चीज तो तय है कि अगर मैं दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इंसर्ट करूंगा, राइट, तो किसमें हाइट ज्यादा दिखेगी, किसमें हाइट कम दिखेगी, या दोनों में हाइट बराबर दिखेगी। दोनों कंटेनर है, बेस एरिया सेम है, एक बिल्कुल सीधा है, दूसरा इस तरह से है, दोनों में हाइट सेम दिखेगा, अलग अलग दिखेगा, किसमें ज्यादा दिखेगा, राइट, पहले वाले में। तो पहले वाले में कहने को तो अमाउंट उतना ही है पर इसकी हाइट ऑब्वियसली क्या है, ज्यादा है, राइट, h1। जबकि दूसरे वाले में जब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इसको डालेंगे, तो इसमें जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट, h2 है, हाइट थोड़ी कम होगी। देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई h1 ज्यादा है, h2 क्या है, कम है। मटेरियल सेम है, दोनों में 5-5 किलोग्राम पानी हमने क्या किया, डाला है, और दोनों का जो एरिया वो है क्या है, सेम है। इसके बॉटम पे, राइट, इसके बॉटम पे लेट से मैंने बोला कि भाई यहां पे जो प्रेशर है वो है Px और इसके बॉटम पे जो प्रेशर है वो कितना है, Py। कंपेयर करना है और तुमको बताना है कि भाई कौन सा आंसर सही होगा। पहला हमने बोला कि Px और Py सेम होगा, राइट। सेकंड हमने बोला कि भाई जो Px है वो ज्यादा होगा Py से, और तीसरा हमने बोला कि Px है वो कम होगा Py से, और चौथा वही बोल सकते हैं कि नन ऑफ द अबव, ऐसे करके। तुम्हें कंपेयर करना है कि इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा। ट्राई करो जरा।
चलो, डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अबे कहीं भी देख, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कितना है, वही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज तब होगा जब तुम बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओगे। हे भगवान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम एरिया पे लगेगा ज्यादा लगेगा? भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही मतलब होता है फोर्स पर यूनिट। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स है, वो हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। एरिया डबल करोगे तो फोर्स डबल हो जाएगा, एरिया ट्रिपल करोगे तो फोर्स ट्रिपल हो जाएगा, बट प्रेशर उतना ही रहेगा। ऐसे मत करो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ऐसा नहीं होता तो मैं वैल्यू कैसे लिखा पाता? लिखा है ना। हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई रोल नहीं है। गेज प्रेशर को क्या करना है तुमको देखना है, सिंपल। देखो कितने कह रहे हैं कि दोनों पे प्रेशर क्या है, बराबर। कितने कह रहे हैं कि दोनों में जो प्रेशर वो बराबर है, ठीक है। कितने कह रहे हैं एक्स में ज्यादा है, और बाप रे। कितने कह रहे हैं एक्स में कम है। कितने कह रहे हैं सर कुछ भी हो सकता है, नहीं कहा जा सकता एक्चुअली, ठीक है। मैं यहां पे दो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उनमें से ऑब्वियसली दोनों सही नहीं हो सकते, एक सही है एक गलत है, पर तुमको बताना है कहां गलत हो गया। तुमको ये बता रहा हूं, एक एक्सप्लेनेशन सही है और एक एक्सप्लेनेशन गलत है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 मैं इस तरह से दे रहा कि देखो ऐसा है, अगर तुमको क्या करना है, प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई, यहां पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, जो भी लिक्विड तुमने लिया है उसी के वेट के बराबर ही तो होगा, और तो कुछ है नहीं। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं क्या, mg बाई ए, मैं लिख सकता हूं mg बाई ए। अब मैंने बोला सिंस दोनों में 5-5 किलोग्राम पानी हमने क्या क्या डाला है, तो दोनों का वेट क्या होगा, सेम होगा। साथ ही साथ दोनों का जो बेस का एरिया है वो भी क्या है, सेम है। तो मेरे अकॉर्डिंग कि अगर mg सेम है और एरिया सेम है, तो प्रेशर दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। भाई दोनों में बराबर बराबर वेट लग रहा है, 5-5 किलो पानी डाला हुआ है, और दोनों में बेस एरिया भी सेम है, तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यह एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 मैं बोल रहा हूं कि भाई प्रेशर का फॉर्मूला हमने एक पढ़ा है, रो जी एच। दोनों में डेंसिटी सेम है, दोनों में पानी है, तो दोनों की डेंसिटी सेम है, जी सेम है, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एच के। हम देख के बता सकते हैं, सिंस H1 इज ग्रेटर देन H2, देयरफॉर प्रेशर 1 या प्रेशर 1 मतलब प्रेशर X शुड बी ग्रेटर देन प्रेशर। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों तो हो नहीं सकता, इनमें से एक एक्सप्लेनेशन गलत होना चाहिए। कौन सा और कहां पे गलत है? क्या मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता? अरे प्रेशर फंडामेंटल जो ये आया है, ये आया तो वहीं से ना भाई, mg डिवाइड बाई एरिया से। अगर दोनों में वेट सेम है, दोनों में एरिया सेम है, तो दोनों में प्रेशर सेम कैसे नहीं है फिर? कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है, कौन सा गलत है? पहला गलत है क्या? कहां? सरफेस एरिया नहीं लिया जाता। देखो जो फोर्स होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसमें एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, साइड साइड भी लग रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों सही नहीं हो सकते हैं, इसमें से पहला एक्सप्लेनेशन गलत है, राइट। दूसरा एक्सप्लेनेशन सही है, और हम बोल सकते हैं कि px की वैल्यू क्या है, सही है। सिंपल सा तुमको रो जी एस से क्या करना देखना है। पर एक सवाल आता है, मन में आता है कि सर अगर दोनों में मास सेम है, मतलब दोनों बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, अपना वेट तो बराबर लगा रहे हैं, एरिया भी सेम है, तो प्रेशर सेम होना चाहिए, तो प्रेशर अलग अलग कैसे, इसमें कम कैसे हो गया? तो समझो बेटा, तुमको इसमें एक और फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा, विच इज नॉर्मल रिएक्शन। याद है नॉर्मल रिएक्शन कुछ, राइट? इसमें ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाएगा, अपने इसके परपेंडिकुलर। अरे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही लगता है, राइट, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। इसका मतलब है कि इसके जो वॉल है, ये वॉल इस पे जो लिक्विड है उस पे क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर, यहां से मैं इस एंगल को मान लूं लेट से थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा का फिलहाल कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ बहने से रोक रहा है, बाहर जाने से रोक रहा है। अगर ऐसा हुआ कि आर कॉस थीटा सफिशिएंट नहीं हुआ तो ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा ये कंटेनर। और दूसरा एक और लग रहा है क्या, आर साइन थीटा, राइट। इधर से आर साइन थीटा लगेगा, इधर भी आर साइन थीटा लगेगा, तो आर साइन थीटा उस ओवरऑल को, वेट को थोड़ा सा क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा।
जबकि इसमें अगर देखोगे तो पूरा का पूरा नॉर्मल डायरेक्शन इधर लग रहा है, राइट। पूरा का पूरा जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या इसका कोई कंपोनेंट ऊपर लग रहा है? मतलब जो वॉल है सिर्फ इसको बाहर बहने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, लेकिन इसके वेट को बैलेंस। तो पूरा वेट जो है वो सरफेस एरिया पे, जो नीचे का बॉटम है उस पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। इसमें भी 5 kg है, मतलब इसका भी जो वेट है वो 5 kg वेट है, लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट r sin थीटा लगा रहा है वो कुछ वेट को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। लेट से 1 kg वेट को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो बॉटम पे कितना लगेगा, सिर्फ 4 kg वेट के बराबर, जिसकी वजह से हम ऐसे नहीं लिख सकते, दोनों में जो वेट लगेगा बॉटम पे वो अलग अलग लगेगा। बात आई समझ में? दोनों के बॉटम पे जो वेट लगेगा वो अलग अलग लगेगा। इसने कुछ, इसके जो इस तरह के वॉल है उसने कुछ क्या कर रखा है, पानी को बैलेंस करके रखा है, पूरा इस पे भार नहीं लग रहा, जिसकी वजह से इस पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बात आई समझ में? इसलिए ऐसे जब एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो सिंपल क्या लेके चलना है, रो जी एच, उससे देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हाइट ज्यादा है तो वेट, सॉरी प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है ये? ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से डाउट आ सकता है इस तरह से। और ये डाउट ऐसे नहीं आता, ये डाउट आता है एग्जाम के टाइम पे, है ना, बहुत आसानी से। तो दोनों क्लियर कर दिया। क्लियर है? लिखो। सिंपल तुमको याद रखना है कि अगर हाइट सेम है, राइट, लिक्विड की जो हाइट है वो क्या है, सेम है, तो वहां पे प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर मान लो मैं क्या करूं, कंपेयर करूं कि मेरे पास इस तरह के 2 कंटेनर है राइट, ऐसे 2 कंटेनर है और दोनों में मैंने सेम हाइट तक सेम लिक्विड क्या किया, फिल किया है। तो जैसे यहां तक इसमें और इसमें भी यहां तक, राइट, सेम लिक्विड मैंने क्या किया, फिल किया हुआ है। सेम लिक्विड कहने का मतलब है दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है, रो, और दोनों में हाइट क्या है, सेम है। इसमें भी h हाइट है और इसमें भी h हाइट है। अब तुम देख के क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि किसमें ज्यादा लिक्विड है, अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा किसमें, सेकंड वाले में, राइट। इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से इसको अगर तुम स्ट्रेच कर दोगे तो लेंथ ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो भले हाइट सेम दिख रहा है पर इसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या है, ज्यादा है। बट अगर मुझे कंपेयर करना हुआ कि भाई यहां का प्रेशर Px है और यहां का प्रेशर Py है, तो मैं आंसर क्या दूंगा कि दोनों का जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि लिक्विड सेम है और हाइट भी क्या है, सेम है। पर तुम्हारा सवाल आ सकता है, लेकिन सर इसमें अगर 1 kg है तो हो सकता है इसमें 1.5 kg हो, तो मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए। पर एक्सप्लेनेशन हमारा उसी तरह से आएगा। इसमें जो इस तरह के ट्विस्ट हैं, राइट, इस तरह के टर्न्स हैं, उसका लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन एक्स्ट्रा को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। और हमें सिर्फ देखना है क्या, हाइट। जब हम इसे उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को, तो एक कंफ्यूजन छोटा सा फिर से आ सकता है। अगर मान लो मैंने अपने क्वेश्चन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और क्वेश्चन को इस तरह से बोला कि मेरे पास एक कंटेनर है इस तरह का, लेट्स से एक तरफ के जो वॉल है उसको मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया ऐसे, राइट। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया है। मैंने तुमसे बोला कि इसमें हम 2 पॉइंट क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक पॉइंट हमने लिया है इस जगह पे, राइट, यहां पे एक पॉइंट ले लिया है, लेट्स से ये x है, और एक पॉइंट है जो वॉल है उसके यहां कहीं पे नीचे पे ले लिया, लेट्स से y, राइट। जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो। अगेन हमने बोला कि इस पे और इस पे दोनों जगह पे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है प्रेशर कितना। ऑप्शन यही दिया हुआ है कि दोनों जगह का जो प्रेशर है वो क्या है, सेम है। फिर दिया हुआ है कि x का प्रेशर ज्यादा है y से, और एक बोला हुआ है x का प्रेशर कम है किससे, y से। अगेन हमें देखना है कि भाई कौन सा एक्सप्लेनेशन सही होना चाहिए, राइट। इधर को हमने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया है। क्या आंसर देंगे आप, दोनों का प्रेशर सेम होगा या अलग अलग होगा, ठीक है। कितने कह रहे हैं सेम होगा, पहले तो यही शक्ल दिखाओ तुम अपनी, ठीक है। कितने कह रहे हैं x का प्रेशर ज्यादा होगा y से, कितने कह रहे हैं x का प्रेशर ज्यादा होगा किससे, y से, कितने कह रहे हैं y का प्रेशर ज्यादा होगा x से। ठीक है, मुझे एक्सप्लेनेशन जानना है, सही है गलत हो अलग बाद में डिस्कस करेंगे। यहां का प्रेशर ज्यादा क्यों बेटा, ये जो वॉल है वो अपने नॉर्मल एक्शन का एक कंपोनेंट क्या कर देगा, नीचे की तरफ लगा देगा, तो उससे किसी वजह से यहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। वहां पे एक्सप्लेनेशन सेम, ठीक है। कितने कह रहे हैं एक्स का प्रेशर ज्यादा होगा, राइट, कितने कह रहे हैं एक्स का प्रेशर ज्यादा होगा, हाँ बेटा क्यों,
से रखेंगे तो गिर जाता है, एक साइड से रखेंगे तो नहीं गिरेगा, वेट ज़्यादा होगा एक साइड। ये मुझे समझ में नहीं आया कि एक साइड से रखेंगे तो गिर जाएगा, दूसरे साइड से रखेंगे तो नहीं गिरेगा। ठीक, अच्छा, जिनका आंसर ये है कि सर एक्स का प्रेशर ज्यादा होगा, कितनों का एक्सप्लेनेशन ये है कि सर इसके ऊपर जो लिक्विड है उसकी हाइट ज्यादा है और इसके ऊपर जो लिक्विड है उसकी हाइट कम है। कोई ऐसा भी है, राइट? इस तरह से भी कि सर एक्स का प्रेशर, जो ये आंसर दे रहा है, मैं ये नहीं बता रहा सही क्या है गलत है, मैं तो देख रहा कि क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ताकि बाद में गलती ना करें। तो बहुत लोग एक्सप्लेनेशन ये है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाई ज्यादा होने का उन्होंने रीजन दिया है कि भैया इसको हमने क्या कर दिया, जैसे मोड़ दिया है तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन के एक कंपोनेंट लगेगा। जिन्होंने बोला एक्स ज्यादा है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सर इसके ऊपर जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो ज्यादा है, और अभी आप कुछ ऐसा बता रहे थे कि हाइट अगर सेम है तो प्रेशर सेम होगा। तो सर यहाँ तो मुझे हाइट ज्यादा दिख रही है और यहाँ पे हाइट कम दिख रही है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए। पर हमारा आंसर क्या है, दोनों जगह पे प्रेशर क्या है, सेम है। समझ लो, समझा दे रहा सही तरीके से। पहली चीज समझो बेटा, ये वो चैप्टर आ गया जहां से हम 3 कॉन्सेप्ट पैरेलल पढ़ने वाले हैं। तुमको मैंने पहले भी शायद बताया होगा, 3 पैरेलल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने वाले हैं और इसमें से ये पहला चैप्टर है। किसका? फ्लो का, करंट का। लिक्विड कहां से कहां फ्लो होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कब तक? जब तक प्रेशर डिफरेंस 0 ना हो जाए या दोनों जगह का प्रेशर सेम ना हो जाए। और जब लिक्विड फ्लो होता है या पानी फ्लो होता है उसको बोलते हैं वाटर करंट। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है थर्मल में। हीट कहां से कहां फ्लो होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। कब तक? जब तक टेम्परेचर डिफरेंस 0 ना हो जाए या टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जब हीट फ्लो होता है उसको बोलते हैं थर्मल करंट। तीसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कब तक? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए या दोनों जगह का पोटेंशियल। और जो चार्ज फ्लो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। तीनों कॉन्सेप्ट पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे, पहले तो यही समझ लो, अगर प्रेशर दोनों जगह का अलग अलग हुआ तो लिक्विड फ्लो होगा, क्योंकि एक ही में ना लिक्विड फ्लो हो सकता है। कहां से कहां? हाई प्रेशर से। जो आंसर दे रहे हैं सर इसके ऊपर हाइट ज्यादा है, उनका कहना है कि सर यहां प्रेशर ज्यादा है यहां प्रेशर कम, तो लिक्विड ऐसे फ्लो होगा। जो ये कह रहे हैं सर इसको टिल्ट करने से इसका नॉर्मल डायरेक्शन का एक कंपोनेंट नीचे लगेगा, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा तो लिक्विड इधर फ्लो होगा। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि मान लो इस तरह का हमने क्या कर लिया, कोई कंटेनर ले लिया और उसमें पानी भर के छोड़ दिया और नीचे में पानी बह रहा है? सोचो क्या हो जाएगा अगर पानी बहना शुरू हो जाए। अगर लिक्विड इस तरह से फ्लो होने लगे ना, राइट, तो कंटिन्यूअसली फ्लो होगा, क्योंकि हमेशा यहां का प्रेशर लो होने वाला है। तो कंटिन्यूअसली अपने आप पानी बह रहा है, एक टरबाइन लगा दो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। नहीं हो जाएगा? तुमको लग रहा हो सर इतने से इलेक्ट्रिसिटी, अरे बहुत बड़ा बना लो, अपने आप पानी बह रहा है, लगा दो टरबाइन, बस आराम से बैठे रहो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। किसका वायलेशन है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है हो ना हो दोनों जगह का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तुम भर के देख लो इस तरह के कंटेनर में पानी, स्टिल हो जाएगा। जब भरोगे तो भले थोड़ा मोड़ा छलकेगा इस तरह से, थोड़ी देर के बाद स्टिल हो जाएगा। मतलब हो ना हो प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले वो हर जगह वैलिड है। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनका आंसर बी और जिनका आंसर सी, कंबाइन कर लो, कंबाइन कर लो। जिनका आंसर बी है वो कह रहे हैं सर हाइट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, और जिनका आंसर सी है वो कह रहे हैं सर यहां का नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा। हाँ भैया, जो यहां पे एक्स्ट्रा हाइट है उसको कौन कंपेंसेट करेगा? नॉर्मल डायरेक्शन, राइट। जिनका आंसर है कि सर एक्स्ट्रा हाइट है उतना ही प्रेशर कौन लगा देगा? ये लगाएगा, और दोनों जगह प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां से लगेगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन। उसका एक कंपोनेंट, लेट से ये थीटा ले लिया तो एक कंपोनेंट लगेगा क्या? आर कॉस थीटा। तो यहां पे जरूर हाइट कम है और यहां पे एक्स्ट्रा हाइट है, तो जो भी एक्स्ट्रा हाइट प्रेशर लगाएगा उतना ही प्रेशर आर कॉस थीटा लगा देगा, और दोनों जगह पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, राइट। इसको उल्टा इस तरह से हमको क्या करना है? ट्रीट करना है। सिंस लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा मतलब प्रेशर शुड बी सेम, राइट। प्रेशर शुड बी क्या? प्रेशर मस्ट बी सेम। और अगर सेम है इसका मतलब एक्स्ट्रा जो हाइट है वो वहां पे कंपेंसेट कौन करेगा? राइट, आर कॉस थीटा। पर प्रेशर दोनों जगह क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है ये? अब क्या याद रखना है तुमको? सिंपल याद रखना है कि अगर हम किसी लिक्विड में सेम लेवल की बात करें, ऑब्वियसली सेम लिक्विड भी होना चाहिए, सेम लेवल की बात करें तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पे सिंस ये दोनों अलग अलग थे, अगर मैं इसको एक तरीके से मानूं तो मैं बोलूंगा यार सेम लेवल पे है, राइट, एक ही लिक्विड भरा हुआ है, सेम लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
बट दोनों कंटेनर अलग अलग थे, इसलिए हाइट से कंपेयर किया। कंटेनर एक ही है, ये दोनों सेम लेवल पे है। हाँ, यहां पे एक पॉइंट उठा लोगे प्रेशर कम होगा, पर इसी के सेम लेवल पे दूसरा पॉइंट उठा लोगे, इनका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इनका प्रेशर सेम है, इनका प्रेशर अलग अलग है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी जगह पे मान लो पानी भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है, सेम लेवल की बात करोगे तो वहां पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मान लो मैंने इस तरह से बोला कि भाई, और इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि भाई एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हमने क्या कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया है। लिक्विड अगर फिल कर दिया है तो दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये एक्स है, ये वाई है। हम बोलेंगे राइट, लेट्स से यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। सिंस दोनों सेम है, P1 शुड बी इक्वल टू P2। अब इसका यूज कर सकते हैं, प्रेशर को लिखा जा सकता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब हम लिखेंगे F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। इसका प्रैक्टिकल पर्पस है। इस पे जो बेस्ड प्रिंसिपल है, इस पे बेस्ड जो हम वर्क लेते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट, मैकेनिकल लेफ्ट। कैसे, मान लो हमने क्या कर दिया, इस तरह का एक सिस्टम बना लिया, इस तरह का सिस्टम बना दिया, और इस सिस्टम में पूरा क्या कर दिया है, लिक्विड फिल कर दिया है। और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पिस्टन डाल दिया, एक पिस्टन इधर पे और एक पिस्टन इधर पे। इसका एरिया कितना है, A1, और इसका एरिया कितना है, A2। राइट, इस तरह से हमने क्या कर लिया, पिस्टन मान लिया। ये पिस्टन इधर डाला हुआ है, एक पिस्टन इधर डाला हुआ है। किसका एरिया ज्यादा है, A2 का। अगर A2 ज्यादा है तो F2 भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। A1 कम है तो F1 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, तुम यहाँ पे कम फोर्स लगा के यहाँ पे ज्यादा वेट वाले को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। मतलब तुम चाहो तो तुम बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे हमने बहुत भारी ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, रख दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स हम क्या करके लगा के इसको उठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एरिया कम है तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी तो इनका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। तो एरिया कम है तो फोर्स भी कम लगाएंगे, और एरिया ज्यादा है तो ज्यादा वेट को, mg को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। राइट, बस उसी रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तुम यहाँ पे हाथ से दबा के कार को उठा सकते हो, बस उस रेशियो में एरिया होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि तुम उसको दबाओगे बहुत ज्यादा, ये उठेगा थोड़ा सा। राइट, तुमने उसको पर दबा के उठा सकते हो। तुमने उसको क्या कर दिया, 1-2 मीटर दबा दिया, ये हार्डली 1-2 सेंटीमीटर उठा। उसका रीजन क्या है, यहाँ का एरिया क्या है, कम है। तुम दबाओगे तो थोड़ा सा पानी इधर जाएगा और उतना ही पानी ऊपर जाएगा। बात आई समझ में? मैंने पहले ही बोला था, आसान तो नहीं है। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर सही तरीके से समझोगे तो नॉर्मल है, ऐसा भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो सिंस ये रेशियो सेम होने चाहिए, एरिया अगर कम है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, एरिया ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो पहले यहां तक लिखना है, और जब पास्कल्स लॉ पे पहुंचो तो सिंपल पास्कल्स लॉ का डेफिनेशन लिख लेना है कि अगर कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी सेम है तो सेम लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सिंपल इतना लिख लोगे, आ जाएगा समझ में। सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा, है ना? नोट कर लो जरा जल्दी से। प्रेशर में क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि लेट से हम बात कर रहे हैं एक लेक की, राइट, एक झील है इस तरह से। अब इसमें बोलते हैं ये हमारा क्या है, सरफेस है। सरफेस से डी डेप्थ नीचे जैसे हम जा रहे हैं, मान लो यहां पे ये एक रैंडम हमने क्या कर लिया, पॉइंट ले लिया, ये डी डेप्थ नीचे है, और बोला गया कि यहां पे जो प्रेशर है वो 3 टाइम्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। राइट, 3 टाइम्स है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो डेप्थ है वो कितना होगा। राइट, इसमें ये मेंशन है कि ये क्या है, लेक है। इसका मतलब है तुमको ये मान के चलना है कि पानी भरा हुआ है और डेंसिटी क्या लेना है, वाटर की। क्लियर है ये? तुम चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, राइट, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी लिख सकते हो। इन अ लेक pressure at certain depth is 3 times the atmospheric pressure. Then find the depth. अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है तो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 10⁵ पास्कल लेके चल सकते हो, राइट? थोड़ा अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर सकते हो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल लेके चल सकते हो। करो। तुम कहोगे कि भाई यहां पे जो प्रेशर है वो कितना है? 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 3 इंटू 10⁵ पास्कल। मैंने बोला अप्रोक्सीमेट में सॉल्व कर रहा, राइट? तो मैं ले रहा कि भाई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग कितना है? 10⁵ पास्कल, इतना। अब इस चीज का ध्यान रखना है, अगर तुमने जल्दी में इसको रोजी डी लिखा या रोजी एच लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना है यहां पे जो प्रेशर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा। तो जब कंपैरिजन के क्वेश्चन आएंगे तब तक तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर सकते हो, पर एक्चुअल कैलकुलेशन अगर आएगा तब ध्यान रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करना है। तो टोटल प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या लिखते हैं हम? P0 प्लस रो जी एच, एच की जगह पे डी लिख दे रहे बस। तो यहां हमने लिखा 3 इंटू 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 10⁵ पास्कल प्लस 10⁻³ इंटू 10 इंटू डी। ये इधर आएगा तो कितना बचेगा? 2 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 10⁴ इंटू डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 20 मीटर, राइट? तो 20 मीटर का क्या है? ये डेप्थ है। 20 मीटर में 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है ये? एक क्वेश्चन और लिखना है। An air bubble starts rising upward. An air bubble starts rising upward from a certain depth in a lake. Full stop. When it reaches the surface, its radius becomes double. When it reaches the surface, its radius becomes double. Then find the depth where bubble was originally present. Find the depth where bubble was originally present. Hint है, right? नीचे hint लिखना है। Consider this process as isothermal. Consider this process as isothermal. राइट? तो इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेके चलेंगे कि जितना टेम्परेचर उस डेप्थ में है उतना ही टेम्परेचर कहाँ पे है? राइट, सरफेस पे। मैं थोड़ा सा समझा दे रहा, क्वेश्चन तुमको एक बार ट्राई करना है। लेट से बोला हुआ है कि हमारे पास क्या है? इस तरह का एक लेक है, राइट? ऐसा एक लेक है। अब इसके डी डेप्थ पे कुछ कंसिडर कर लिया, यहां पे हमारे पास क्या है? एक बबल है, एयर बबल है। और मान लिया कि भाई इसका जो रेडियस है वो कितना है? आर। ये कितने पे है? डी डेप्थ पे है, जो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आया। जब ये ऊपर पहुंचा तो इसका जो रेडियस हो गया वो क्या हो गया? 2r। ऑब्वियस बात है, जैसे ऊपर रहेगा प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और अगर प्रेशर कम होता जाएगा तो रेडियस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो यहां पे जब ये पहुंचा तो इसका रेडियस डबल हो गया, राइट? ये हिंट दिया हुआ है, ये बताया हुआ है। तुमसे पूछा है कि कितने डेप्थ पे ओरिजिनली प्रेजेंट था और प्रोसेस को कैसा कंसिडर करके चलना है? आइसोथर्मल। क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस वो करने से, कंसिडर करने से? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हो, और वहां से तुम क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। चलो ट्राई करो एक बार। साथ ही साथ क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। हम यहां पे लिखेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लिखा जा सकता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट? ये अज्यूम कर रहा हूं मैं कि इतना नॉलेज कम से कम होगा, इतना बेसिक नॉलेज होगा कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है? P2 V2। अगर नहीं है तो पढ़ेंगे फिर हम थर्मोडायनेमिक्स में। अब यहां पे जो प्रेशर है वो हो जाएगा P1, राइट? यहां जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा P1। कितना है? क्या लिखूं मैं? P1 P0 प्लस रो जी डी, ये लिख सकता हूं मैं।
और V1 में लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही लिखूंगा। यहां पे प्रेशर क्या लिखूंगा मैं, P नॉट, और V2 क्या लिखूंगा 4/3 पाई 2r का क्यूब। तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, राइट? तो मैं इसे लिख सकता हूं 8 टाइम्स ऑफ V1। रेडियस डबल हुआ तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, राइट? 8 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 8 टाइम्स ऑफ V1। क्लियर है? बस इसी को रखना है। तो P1 की जगह पे हम लिखेंगे P नॉट प्लस रो जी डी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, लिख दिया सिंपल V1। फिर P2 की जगह पे हम लिखेंगे क्या, P नॉट मल्टीप्लाइड बाय V2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 8V1। तो V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहा हमारे पास P नॉट प्लस रो जी डी इज इक्वल टू 8P नॉट। ये उधर जाएगा तो रो जी डी इज इक्वल टू 7P नॉट। इसकी वैल्यू 10⁻3, जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई डी 7, और P नॉट अप्रॉक्सीमेट में अगर मुझे सॉल्व करना है तो 10⁻5, राइट? तो 10⁻4 इधर जाएगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 मीटर, राइट? जो बबल था वो शुरू में कहा था 70 मीटर पे, वहां से धीरे धीरे ये राइज करना क्या हुआ है शुरू में। एक ही फॉर्मूला है पर अलग अलग वैरायटी बन सकती है, अलग अलग वैरायटीज बता रहा। अभी दूसरे वैरायटीज के क्वेश्चन हमको क्या करने देखने हैं। कल हमें 2 डिवाइसेस देखने हैं प्रेशर पे बेस्ड, बैरोमीटर, मैनोमीटर, और दूसरा लिक्विड को अगर एक ट्यूब है हमारे पास, एक तरफ से लिक्विड को रिलीज कर दे तो दूसरी तरफ कितना जाएगा, इधर से नीचे आया तो इधर कितना जाएगा, ये भी हमको क्या करना है देखना है। क्लियर है ये? तो कल भी हम क्या करेंगे प्रेशर के क्वेश्चन देखेंगे। इनमें एसएचएम भी आएंगे, पर जो भी एसएचएम वाला पार्ट होगा चाहे वो किसी भी चैप्टर का, इन सबको एक साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में क्या करेंगे देखेंगे। क्लियर है ये? है ना? तो कल भी हम क्या करेंगे प्रेशर के क्वेश्चन देखेंगे। चलो आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।